नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के विधायक और सरकार के सभी मंत्री अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। अयोध्या में सीएम योगी के साथ यूपी सरकार के मंत्री विधायकों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पहला मौका है जब पूरी योगी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। प्रदेश के मंत्री और विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दर्शन किए। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित दिखे और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। राम जन्मभूमि के गेट नंबर 11 से 10 बसों में आए विधायकों और मंत्रियों को प्रवेश दिया गया। अयोध्या पहुंचने पर सभी का जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों ने बसों पर फूल बरसाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। स्वागत के लिए लोग बुलडोजर पर सवार होकर आए और जय श्री राम के उद्घोष के साथ फूल बरसाए। जैसे सूर्य समुद्र नदी तालाब से पानी लेता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में बरसते हैं तो सबको पता चलता है। यह स्थिति इस लोक कल्याणकारी और लोक मंगल बजट की भी है। यह बजट बिना भेदभाव के सभी 75 जनपदों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स लगाए हुए है। मंडी शुल्क को आधा किया गया है। प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए बजट पर चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से भी उबारा है। नेता विरोधी दल को इन सारी चीजों से चिढ़ थी। आज यह बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स लगाए हुए है और मंडी शुल्क को आधा किया गया और इसके पीछे राम राज्य की ही अवधारणा है। यह बजट बिना भेदभाव के सभी 75 जनपदों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में प्रदेश आज नंबर 1 है। इस साल यह संख्या बढ़कर 1174 करोड़ 32 लाख हो गई है। यानी आधे से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। अगर 16-17 की तुलना में आप देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष के दौरान 3 वर्ष कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने के बावजूद हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को दोगुना करने में सफल रही है। यह हम सब जानते हैं कि 2017 तक, आजादी के बाद से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की कुल जीडीपी 12 और 13 लाख करोड़ के बीच में थी। यानी 70 वर्ष लगे जितना उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को पहुंचने में। कोरोना जैसी महामारी का सफलतापूर्वक सामना करने के बावजूद मात्र 7 वर्ष में उससे दोगुना करने में हमने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त की। और यही नहीं, जब हम 2017 में थे, आबादी में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अर्थव्यवस्था में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश गिना जाता था। और आज जब हम 2024 में आ रहे हैं, 2024-25 के बजट पे चर्चा कर रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज के दिन पर देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था भी बन चुकी है। देश की जीडीपी में हमारा शेयर बढ़ा है। आबादी देश की 16% यूपी में रहती है, लेकिन देश के विकास में उत्तर प्रदेश बामुश्किल 8% भी योगदान नहीं कर पाता था। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश 9% से 9.2% भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश योगदान कर रहा है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस वर्ष इसे बढ़ा के 10% तक पहुंचाएं और अगले 5 वर्ष में से अपनी आबादी के बराबर तो हम कम से कम भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। इस दौरान हमने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से भी उभारा है। नेता प्रतिपक्ष को बहुत सारी चीजों पर चिढ़ थी कि सब क्यों कर दिया। आज ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, बीमारू प्रदेश नहीं है। और यह पिछले 7 वर्ष में बिना कोई टैक्स लगाए हुए हुआ है।
जनता जनार्दन पे कोई टैक्स नहीं लगा, मंडी शुल्क को आधा किया गया, प्रदेश में डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम उत्तर प्रदेश में है। और इसके पीछे राम राज्य की ही यही अवधारणा है जो प्रभु राम भरत जी से कहते हैं। उन्होंने कहा था, बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सौभाग्य से, भूप भानु सो होई। इन पंक्तियों का अर्थ भी समझा देता हूं। समझा देता हूं। जैसे सूर्य, समुद्र, नदी, तालाब से पानी लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, परंतु जब वह बादल के रूप में बरसात करता है तो सबको पता चलता है। और खासकर यानी सभी जगह समान रूप से बरसता है। तो यही स्थिति बजट की भी है, इस लोक कल्याणकारी और लोक मंगल के बजट की भी है। अतिरिक्त टैक्स 7 वर्ष में नहीं लगा, मंडी शुल्क कम किया गया, डीजल पेट्रोल के वैट के दाम को कम किए गए। लेकिन जब प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, जब ये बजट आ रहा है तो पूरे प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के सभी 75 के 75 जनपदों को ध्यान में रख करके यह सब किया गया है। तो यह लोक मंगल के लिए प्रस्तुत ये वही बजट है जो राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश सुशासन का मॉडल है। हाल ही में सुशासन पर आयोजित एक सम्मेलन को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन रातों रात नहीं आया, बल्कि यह उनकी सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुधारों का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जाति, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक विभाजन को कायम रखा। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी क्षमता थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें इसका उपयोग करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि हमने कई योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सशक्त बनाया है, उनमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हम में से हर कोई और दुनिया आज एक नए भारत को उभरता देख रही है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और उनके दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि देश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है और प्रधानमंत्री मोदी के शासन में सीमाएं सुरक्षित हैं। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी के कारण संभव हुआ है। सीएम ने उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहल पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने से राज्य बीमारू राज्य से राजस्व अधिशेष वाले राज्य में बदल गया है। टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। आज परिणाम है कि हमने विगत 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी। कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं। बिना भेदभाव के यूपी के हर नौजवान को जो भी इसमें अपने अनुसार जिस भी क्षमता के साथ आता था, उसके चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़ा, उत्तर प्रदेश में उसका चयन हुआ। ये सभी 6 लाख नौजवान आज यूपी के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अधिक रोजगार सृजन और नौकरियों की स्थापना के लिए हम लोगों ने नए प्रयास किए। परंपरागत उद्यम में क्या हो सकता है? अक्सर हम लोग मानते हैं कि बड़े औद्योगिक निवेश के लिए होना भी चाहिए और हमारी सरकार भी उसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसका आधार कहां पे है? अगर आपके पास एमएसएमई का क्लस्टर है तो यह एक बेस तैयार करता है किसी बड़े औद्योगिक निवेश के लिए। उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली था कि हमारे पास एमएसएमई के क्लस्टर मौजूद थे, लेकिन दशकों से उपेक्षित पड़े हुए थे। उनके पास न टेक्नोलॉजी थी, उनके पास न मार्केट थी, न उनके पास पैकेजिंग की व्यवस्था थी, न उनके पास किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं थी। वे बंदी के कगार पर थे। हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक योजना
18 में प्रारंभ की और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अपनी यूनिक प्रोडक्ट के रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और अब हम लोगों ने न केवल एमएसएमई उद्यम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या हमारे किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र को फाइनल ईयर में ही हमने सुविधा प्रदान की है कि अपना प्रोजेक्ट वर्क करते समय वह किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो हम सीएम इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से उसको आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा वह इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाएगी। तो वह नौजवान अपने फाइनल ईयर में ही किसी न किसी रोजगार और किसी न किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने अब प्रदेश भर के मंदिरों के रखरखाव के लिए बड़ा फैसला किया है। प्रदेश की योगी सरकार छोटे मंदिरों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण के काम में भी दिलचस्पी दिखा रही है ताकि पर्यटन के क्षेत्र में यूपी का तेजी से विकास हो सके। दरअसल योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश भर के 75 जिलों के 300 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों के रखरखाव और सौंदर्यीकरण पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के ऐसे मंदिरों जिनके जिले के जिलाधिकारी या स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार रखरखाव और सौंदर्यीकरण की जरूरत है, उसकी सूची को योगी सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कंस्ट्रक्शन एजेंसी को सौंपा जा रहा है। इसमें आने वाले पूरे खर्च का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। ऐसे मंदिर जो नवीनीकरण या सौंदर्यीकरण के अभाव में बदहाल हो गए हैं, उन पर 50 लाख रुपए हर मंदिर के हिसाब से बजट जारी किया जा रहा है। इनमें से कई मंदिर ऐसे हैं जो सदियों पुराने हैं और पिछली सरकारों की अनदेखी और मुरम्मत के अभाव में बदहाल हो गए हैं। योगी सरकार इन मंदिरों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के जरिए प्रदेश की संस्कृति को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। सरकार की तरफ से इन मंदिरों के नवीनीकरण के लिए 50 लाख से 2 करोड़ रुपए तक की राशि आवंटित की गई है, जबकि बड़े मंदिरों के लिए इससे भी ज्यादा राशि का आवंटन किया गया है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।